जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल संगम की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा पिछला वीडियो भारत अरब जगत से डरता नहीं काफ़ी पसंद किया। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं उसी के संदर्भ में। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे टीवी चैनलों पर और तथाकथित पत्रकार बुद्धिजीवी इस बात को प्रमाणित करने में लगे हुए हैं कि नुपुर शर्मा के प्रकरण के पश्चात जो अरब के साथ भारत के संबंध खराब हो गए हैं, उससे भारत को बहुत बड़ी आर्थिक हानि होने वाली है। भारत में तेल और गैस के दाम बढ़ जाएंगे। 1 करोड़ से ज्यादा जो भारतीय मध्य पूर्व, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब सब जगह काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियां चली जाएंगी। क्या होगा इन 1 करोड़ लोगों का? ऐसे ऐसे कुतर के ये ससुरे दे रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत सिर्फ उनसे लेता क्या है। भारत उनसे सिर्फ 2 चीज लेता है, तेल और गैस, और उनको 2000 चीजें देता है। सर के शैंपू से लेके नेल पॉलिश पांव तक लगाने के लिए, हाँ, तन में कपड़े पहनने से लेके टॉयलेट में संडास साफ करने के लिए सब कुछ तो भारत ही देता है। उनके पास है क्या और था क्या? मैं तो ये भी सवाल करता हूं, उनके पास था क्या? आज से 50 साल पहले ये ससुरे भेड़ और बकरियां ही तो चराते थे, सऊदी अरब और दुबई और कुवैत वाले। है इनको मालूम भी नहीं था कि इनके यहाँ जो है वो तेल है। वो कहते थे काला कीचड़ है। वो तो शुक्र मनाई ऊपर वालों का कि अमेरिकन और ब्रिटिशर्स आए, यूरोपियन, उन्होंने कहा ये काला तेल नहीं, खनिज तेल है, क्रूड ऑयल है, जिससे पेट्रोल निकल सकता है, डीजल निकल सकता है, बहुत सारी चीजें निकलती है। ये तो बता दिया, लेकिन इनके पास तो टेक्नोलॉजी तक नहीं थी। लोगों को काम करने का तरीका नहीं मालूम था। तो वो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी भी बाहर से आई, काम करने वाले भी लोग बाहर से आए। तो आज ये जो वैभवता दिख रही है कि ये सोने के हवाई जहाज, अंदर सीटें लगी हुई हैं, टॉयलेट कमोड तक सोने का बना रखा है, ये सब तो सब हम ही लोगों की तो देन है। इन्होंने क्या किया? इनको कुछ काम करना थोड़ी आता है। सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट वालों को निकाल दीजिए आप 1 करोड़ लोगों को। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, अरे कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ नहीं आता आप लोगों को, जाहिल लोगों को। एक काम तो आता नहीं आप लोगों को ठीक से करने, आप निकाल देंगे। हवाई जहाज जितने आपके उड़ते हैं विदेशी उड़ाते हैं, कौन सा आपके देश का उड़ाता है? और तेल और गैस भारत में बड़ा महंगा हो जाएगा, ऐसा कुतर के दे रहे हैं कि यदि संबंध बिगड़ जाएंगे तो। अरे साहब, तेल और गैस के लिए तो हमारे पास रूस भी पड़ा है, वेनेजुला भी पड़ा है, अमेरिका भी पड़ा है, हम तो वहां से ले लेंगे। लेकिन आप कहां से लेंगे? सऊदी अरब 50% बासमती चावल तो भारत से खरीदता है, कुवैत 70% गेहूं तो भारत से खरीदता है। हर चीज तो आप भारत से लेते हैं, उसका विकल्प कहां है आपके पास? आज का वीडियो जो है, मैं इस बात को दिखाने के लिए लाया हूं कि किस प्रकार भारत मध्य पूर्व पे निर्भर नहीं है दोस्तों, मध्य पूर्व भारत पे निर्भर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे कि वाकई कि ये जो टीवी चैनलों पे प्रमाणित किया जा रहा है कि रिश्ते खराब होने से भारत को बड़ा आर्थिक लाभ हानि होगी, ये वीडियो देखने के बाद कहेंगे कि भारत को आर्थिक हानि नहीं होगी, भारत को तो लाभ ही लाभ है। जो कुछ होनी है तो इन्हीं को आर्थिक हानि होनी है। वीडियो देखने से पहले मेरा आग्रह है आप लोगों से कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पे अपने विचारों को जरूर प्रस्तुत करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। आइए वीडियो देखते हैं कि भारत से पंगा, अब अरब मरेगा भूखा। अगर भारत चाहे तो अरब देश, ये जो कतर, यूएई, सऊदी अरब ये सब बता रहे हैं, अगर भारत चाहे तो कैसे इनको आटे दाल का भाव बता सकता है, और वो तो दूसरा कोई पूरा भी नहीं कर पाएगा। असदुद्दीन ओवैसी, क्या होगा अगर भारत इन देशों से नाराज हो जाए तो इन देशों में कैसे मुश्किलें आएंगी, मैं आपको बताता हूं और लाइन से बताता हूं। पहले कतर के बारे में सुनिए। कतर के तो पर कतर दिए जाएंगे। कैसे? कतर में करीब 6000 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां चलती हैं बॉस। उनकी अर्थव्यवस्था में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ तेल से नहीं चलती दुनिया, बहुत कुछ और चलाना पड़ता है, और वो चलाने के लिए हम भारतीयों पर निर्भर है। कतर भी जैसे दुनिया निर्भर है, जिनका कतर में, इन 6000 कंपनियों का कतर में करीब 3500 करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, आईटी, एनर्जी सेक्टर में काम करती हैं। सिर्फ निवेश की बात नहीं है,
इन सेक्टर्स में जो भारतीय कंपनियां काम करती हैं वो उन सेक्टर्स को चलाने में किरदार निभाती हैं। 29 लाख की आबादी वाले कतर में करीब 7 लाख तो भारतीय रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। और मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, दूसरे सेक्टर, उसमें कतर की तरक्की में बड़ा योगदान कौन निभाता है? हम भारतीय निभाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आपके अंदर का भारतीय जागता हो और बचा हो और जिंदा हो तो इस बात पर खुश होइए कि इंडिया पर कतर कितना डिपेंडेंट है, इस पर नहीं कि कतर पर भारत कितना डिपेंडेंट है। कतर में अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो होना है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भारतीय कंपनियां भूमिका निभा रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए कतर का अहमद बिन अली स्टेडियम भारत की कंपनी L&T बना रही है। और ये एक हिस्सा बता रहा हूं, अभी आगे और बताऊंगा। आपको दिसंबर 2020 का ट्वीट भी दिखा देता हूं, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर गए थे और वहां पर बन रहे अहमद बिन अली स्टेडियम का जायजा लिया था उन्होंने। ये उस स्टेडियम का दिखा रही हूं तस्वीर, भारतीयों ने, भारतीय कंपनी ने बनाया है। अब जरा कतर के बाद कुवैत के बारे में बताता हूं। 43 लाख की आबादी वाले कुवैत में 10 लाख तो भारतीय हैं, यानी 1/4, और वहां का सबसे बड़ा समुदाय है। करीब 5.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो वहां पर डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सीए, टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करते हैं। तो अगर भारतीय बैठ जाएं, हाथ खड़े कर दें कि कर लो काम, तो ना कंस्ट्रक्शन होगा, और जिनको हार्ट अटैक आएगा ये सुनकर कि अब काम कैसे चलेगा, उनको देखने वाले नर्सेस भी नहीं होंगे, डॉक्टर भी नहीं होंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी और वो जो पूरा फाउंटेन गैंग जिसको मैं कहता हूं, वो जो बड़ा खुश हो रहा है, वो जरा ये बताए आपको। करीब 28,000 भारतीय ऐसे हैं जो सीधे कुवैत सरकार की अलग अलग नौकरियों में लगे हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट। करीब 3.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो कुवैत में घरेलू कामों में लगे हुए हैं, जैसे ड्राइवर हो गए, दूसरे कामों में। भर लीजिए पेट्रोल गाड़ी में, कुवैत में चलाएगा कौन? कुवैत में फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी जैसे सेक्टर्स में भारतीय कंपनियों का अच्छा खासा निवेश है। मेडिकल, सॉफ्टवेयर, स्पेस जैसे सेक्टर में भारत की मदद से कुवैत तरक्की करने में जुटा हुआ है। नोट छाप लेना आसान है बॉस, क्योंकि वहां तेल के कुएं निकल आए। ये भी तो चाहिए, ये तो हमारे पास है, हमारा लोगे तभी चल पाओगे। लेकिन ये ओवैसी आपको नहीं बताएंगे। सऊदी अरब के बारे में आपको बताता हूं, और अभी तो आटे दाल का भाव भी बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि भारत सिर्फ दिमाग से चाहे तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। सऊदी अरब में करीब 745 भारतीय कंपनियां हैं जिनका वहां करीब $2 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन तमाम सेक्टर्स में काम कर रही हैं। सऊदी अरब में 22 लाख भारतीय रहते हैं, जो सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय वहां है, जिनका सऊदी अरब की तरक्की में बड़ा योगदान है। सिर्फ यही नहीं, हर साल भारत से औसतन 2 लाख लोग हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। अब जरा यूएई के बारे में सुन लीजिए। यूएई में 34 लाख भारतीय रहते हैं। भारतीय कंपनियों का यूएई में करीब $85 बिलियन का निवेश है। कई बड़ी भारतीय कंपनियों के यूएई में प्लांट लगे हुए हैं, जो वहां सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सब बनाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आंखों में चमक को थोड़ा डिम कीजिए, सॉफ्ट लाइट पर लाइए, क्योंकि इंडिया ने अगर आंखें फेर ली तो अरब देशों का भी काम नहीं चलना। बहरीन के बारे में आपको बताता हूं। 17 लाख की आबादी वाले बहरीन में 3.5 लाख भारतीय रहते हैं। बहरीन में करीब 3,000 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां हैं। वहां भारतीय बैंकों की करीब 23 ब्रांच है। बहरीन में भारतीय कंपनियों का करीब $2 बिलियन का निवेश है, जो वहां के फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करता है। तो हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं वहां। और जब आप ये सुन रहे हैं कि इतने लोग काम करते हैं, अगर इतने लोग वहां, तो कुछ सुपरमार्केट में आपने खबर सुन ली उड़ते उड़ते कि कुछ भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार की बात आई, और भारतीय जाग गया, बोला कर लो अपना काम, चला लो हॉस्पिटल, बना लो, कंस्ट्रक्शन कर लो, साइंटिस्ट ढूंढ लो बाहर से। तब और इंडिया का इतना नाम है भारतीय साइंटिस्ट से लेकर लेबर और वर्कफोर्स सबका, कि हमको तो 10 जगह काम मिल जाएगा। तुम कहां से लाओगे? अगर मिल रहा होता तो पहले नहीं ले आते।
तो इसलिए जो भारत का मजाक बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी का मजाक बनाने के चक्कर में और उनको नीचा दिखाने के चक्कर में, उनकी आंखें खोलिए। यह भारत की ताकत है, दुनिया भारत पर निर्भर है, इस बात को ध्यान रखिए। भारत दुनिया पर निर्भर होकर चल रहा होता तो आज अमेरिका के सामने झुका हुआ होता और अमेरिका को मानवाधिकार का ज्ञान न दे रहा होता। और अभी आपको और आंकड़े दिखाऊंगा, यह तो अभी शुरुआत की है। मैं ओवैसी साहब के घर गया हुआ हूं, उनके बैरिस्टर का कमरा अलग बना हुआ है, उसमें बड़ी बढ़िया आलीशान कुर्सी लगी हुई है। ओवैसी साहब उसी पर बैठकर आज पाठशाला देखिए, आराम से, थोड़ा बढ़ेगा। ओमान में करीब 4100 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां काम करती हैं, जिनका निवेश करीब $7.5 बिलियन है। ओमान के स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारतीय कंपनियों का निवेश है। ओमान के अधिकारियों को भारत से टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग मिलती है। ओमान में करीब 7.5 लाख भारतीय रहते हैं। अगर भारत को अरब और दूसरे मुस्लिम देशों से तेल वाले ताने दिए जा रहे हैं, तो एक बात यह भी समझ लेनी चाहिए कि ये देश भी दूसरी चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। ये तो मैन पावर बताया, ये तो इन्वेस्टमेंट बताया, ये तो हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बताया। अभी ये जानिए कि हम अगर उनसे तेल लेते हैं तो उनका तेल निकाल भी सकते हैं। उनका काम हमारे गेहूं, चावल, फल, सब्जी, मीट के बिना नहीं चल पाएगा। बॉस, आपको आंकड़े बताता हूं। अगर इंडिया ने रोक दिया, अभी गेहूं का एक्सपोर्ट रोका है भारत ने, यही यूएई आंसू बहा रहा था। इंडिया के सामने दुनिया नाक रगड़ रही थी कि बॉस मोदी जी, इंडिया गेहूं का एक्सपोर्ट मत रोकिए, वहां यूक्रेन और रशिया के बीच वैसे ही युद्ध चल रहा है, वहां से गेहूं आना नहीं। आप रोक देंगे अगर गेहूं का एक्सपोर्ट, तो हम कहां से खाएंगे? और ये दुनिया का हाल नहीं है बॉस, ये अरब देशों का भी हाल है। तेल पी के काम नहीं चलेगा। वही गेहूं, चावल, फल, सब्जी, मीट खाते हो जो इंडिया भेजता है। और आपको आंकड़े बताता हूं, सुनिए। बतौर भारतीय आज गर्व कीजिए कि हम इंडिया को खिलाते हैं, हम दुनिया को खिलाते हैं और उन अरब देशों को भी खिलाते हैं जो पेट्रोल पी के जिंदा नहीं रहेंगे। ओवैसी साहब, भारत से गेहूं का, रोटी खाएंगे ना, बिना रोटी के जिंदा रहेंगे। गेहूं का एक्सपोर्ट, जरा इसको देखिए। अरब देशों के बारे में आपको बताता हूं, आंख की बत्ती जलाइए और दिमाग की भी। यूएई, इसको कितना भारत एक्सपोर्ट कर रहा है गेहूं, आपको पता है? 4.7 लाख मीट्रिक टन। 4.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं यूएई में जाता है इंडिया से बॉस, और ये करीब करीब 30% है। ये देख रहे हैं आप, ये 4.7 है। यूएई में 30% लोग बिना रोटी खाए सोएंगे अगर इंडिया ने कह दिया कि उगा लो अपना गेहूं। यूएई में 30% लोग रोटी नहीं खा पाएंगे अगर इंडिया ने कह दिया कि तेल पी के सो जाओ। नहीं दोगे ना तेल, पियो तेल, तेल पी के सो जाओ, सो सकते हो। हम तो रशिया से तेल मंगा ले, तुम कहां से मंगाओगे गेहूं? दुनिया हमसे मांगती है बॉस। ओवैसी साहब, गर्व करना सीखिए देश पर। कतर, इनके पर कतर देंगे 1 लाख मीट्रिक टन। 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं इंडिया देता है, इंडिया। ओमान में करीब करीब 92,000 मीट्रिक टन, 92,000 मीट्रिक टन इंडिया देता है गेहूं। बताइए कहां से लाइएगा गेहूं? और ये तो आपको सिर्फ गेहूं का बताया, अब जरा आपको बासमती चावल का बताता हूं। कुछ लोग कह रहे थे कतर एयरवेज का टिकट नहीं ले सकते। अरे बॉस, एयरवेज में उड़ने की बात बाद में है, तुम पहले उड़ना बंद करो, जमीन पर आओ। ये आपको गेहूं का बताया, अब जरा आपको बासमती राइस का बताता हूं। पॉकेट में पैसा होने से नहीं होता, बासमती राइस हम ही उगा के देते हैं दुनिया को। ईरान, ये कितना बासमती राइस इंडिया से लेता है आपको पता है? 10 लाख मीट्रिक टन बासमती राइस इंडिया से लेता है। कितना परसेंट है आपको पता है? 40%।
40% चावल ईरान का इंडिया से जाता है। पियोगे पेट्रोल? क्या करोगे? गोश्त बनाओगे, उसमें उसको पेट्रोल में डुबा के खाओगे कि चावल चाहिए होगा हमारे यहां का? आंख दिखा रहे हो, पेट्रोल है और तेल है। सऊदी अरब में जो भारत बासमती राइस भेज रहा है वो है करीब 6.7 लाख मीट्रिक टन। और ये सऊदी अरब का कितना परसेंट है जितना वो कंज्यूम करते हैं? 50%। तो बॉस 50% लोग बिना चावल के रह जाएंगे सऊदी अरब में अगर हमने नहीं भेजा बासमती राइस। इराक में कितना बासमती राइस इंडिया से जाता है आपको पता है? 5 लाख मीट्रिक टन। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है बॉस। यूएई, जिस यूएई का आपको बता रहा था ना, यूएई का देखिए, यूएई में चावल कितना जाता है? इसको इधर काट दीजिए, ये अभी चावल वाले हिस्से में हूं। 2.5 लाख मीट्रिक टन, 2.5 लाख मीट्रिक टन। और ये कितना है वहां पर? करीब 40% चावल इंडिया से जाता है। मंगा लो। कहां से मंगाओगे? कुवैत। ओवैसी साहब नहीं भेजेंगे आपको अलग से बोरे भरकर चावल, यहीं से जाना है इंडिया से। 1.5 लाख मीट्रिक टन। ओमान 77,000 मीट्रिक टन। कतर 71,000 मीट्रिक टन। 1 लाख मीट्रिक टन कतर हमसे लेता है गेहूं और 71,000 मीट्रिक टन लेता है चावल। समझे? तो पेट्रोल देकर ये दुनिया में अपने कुछ लोगों के जरिए माहौल ना बनाओ कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो और दुनिया चला रहे हो। दुनिया कौन चला रहा है वो आंखें खोल के देखो, समझ में आना चाहिए। और सुनो, ये भी बता देता हूं आपको, ये ओवैसी साहब नहीं बताएंगे, बताया पेट्रोल मंगाते हैं, रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस। सब्जी भी हम ही भेजते हैं बॉस। जरा सुनिए, अभी आपको चावल गेहूं बताया, भारत से सब्जी का एक्सपोर्ट देखिए इन अरब देशों के लिए जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इनका बुखार छुड़ा दूंगा मैं। यूएई में, यूएई 82,000 मीट्रिक टन सब्जी हमारे यहां से जाती है। जब सब्जी हमारे यहां का खाते हो तो हमें खेत की मूली ना समझो, हम सब छील देते हैं। कतर में 25,000 मीट्रिक टन सब्जियां हमारे यहां से जाती हैं, मंगा लो दूसरे देश से। ओमान में 37,000 मीट्रिक टन। ये कोई छोटी मोटी संख्या आपको नहीं बता रहा हूं, बड़ी आबादी यही सब्जी खाती है वहां पर। कितना सब्जी हालांकि खाती होगी, लेकिन जो खाती है वो यहीं से खाती है, दिन भर गोश्त खा के काम नहीं चलता। कुवैत, और गोश्त भी जाता है, अभी तो वो भी बताऊंगा, सुनिए। 17,000 मीट्रिक टन सब्जियां कुवैत में भी जाती हैं। वो प्लेन कुवैत एयरलाइंस लेके उड़ते रह जाओगे, सब्जी नहीं मिलेगी। सऊदी अरब में 16,000 मीट्रिक टन। इतनी सब्जी दे रहे हैं बॉस। तुम तेल के अलावा क्या दे सकते हो? फल, अभी तो आपको बताया सब्जी, अभी देखिए फल। और ऐसा प्रोपेगेंडा चलाओगे ना तो बड़ा बुरा फल होगा। यूएई, फल देखिए 91,000 मीट्रिक टन फल जाता है इंडिया से। ईरान में 1,17,000 टन फल, सिर्फ 1,17,000 टन ईरान में इंडिया से जा रहा है। इराक में 50,000 टन मीट्रिक टन, 50,000 मीट्रिक टन जा रहा है। यह भी मीट्रिक टन है, एम टन। ओमान में 34,000 मीट्रिक टन, कतर में 13,000, सऊदी अरब में 16,000। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, घी, पनीर भी तुम बेटा हमारा ही खा रहे हो। आपके बच्चे जो हैं, बेटा हो बेटी हो, सब हमारा ही खा रहे हैं। दूध, पनीर, दही,